जी रोहन जी, इसमें फैक्चुअली मेरा सवाल है, दिसंबर 2013 में तो आप दिल्ली भी हार गए थे। आप मुझे बताइए कौन से स्टेट्स आपने जीते थे तब, और मुझे अगर गलत याद नहीं है आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। मेरा सवाल ही है आपके लिए, आप राजस्थान भी हारे थे। बिल्कुल, अरे दिसंबर 2013 में हम जीते थे ना। दिसंबर 2013 में आपको शिकस्त मिली थी सर, स्टेट के इलेक्शंस थे जो जीते थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, राजस्थान जीते थे। दिसंबर 2013 में आप राजस्थान नहीं जीते थे। आपकी वापसी अशोक गहलोत के साथ 2018 में हुई सर। 2018 की बात कर रहा हूं मैं जी, वही आपने दिसंबर 2013 बोला, इसलिए मुझे आपको ऑब्जेक्ट करना पड़ा, इंटरप्ट करना पड़ा। 18 की बात कर रहा हूं। ठीक है। सुधांशु जी हमारे साथ आ गए। सुधांशु जी, आप इस डिस्कशन में लेट आए सर। अभी थोड़ी देर पहले जो रोहन गुप्ता सवाल उठा रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे बौखलाहट का। वो कह रहे हैं इतना डेमोक्रेटिकली प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो दूसरी पार्टियों के पास अब मुद्दे नहीं बचे, बीजेपी में अब बौखलाहट है, खीज है। आपका जवाब सर? देखिए कितना डेमोक्रेटिकली यहां अध्यक्ष का चुनाव होता है कि 21वीं सदी का पहला सूरज जिस दिन से उगा है, जिसको हम मिलेनियम जनरेशन कहते हैं, तब देश में 2/3 आबादी ऐसी जिसने होश संभाला होगा तो उसको पिछले 20-22 साल का ही याद होगा। तब से एक ही परिवार का अध्यक्ष है। इतना डेमोक्रेटिक है इलेक्शन कि 3.5 साल हो गए राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद छोड़े हुए, और 3.5 साल में माता पुत्र भ्राता भगनी घूम के जाके अब कह रहे हैं कि चुनाव की बात कर रहे हैं। और इतना डेमोक्रेटिक है कि 18 दिन केरल में चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और अमेठी रायबरेली टच ही नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन, वो तो भौगोलिक स्थिति ऐसी कि दक्षिण भारत से अगर दिल्ली आना है तो उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं टच ही करना पड़ेगा, तो वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हां, जहां तक कांग्रेस के अंदर की डेमोक्रेसी है तो मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। हम अपना कोई आरोप नहीं लगा रहे, इनके नेता की जबानी बता रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय कहा था कि जब मुझे पीएम बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा कि प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, मैंने कहा प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश किया है। आप बताइए कितना डेमोक्रेटिक चुनाव होता था, सबको दिखाई पड़ता है कितना डेमोक्रेटिक इनका नेतृत्व चुना जाता था। पीवी नरसिम्हा राव कितने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आए थे, और तो और राजीव गांधी जी कितने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आए थे, पूरे देश को याद है। और कई बार नई पीढ़ी को नहीं ध्यान रहता है, इंदिरा जी कैसे चुन के आई थी, डेमोक्रेटिक तरीके से, या इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के। नेहरू जी कैसे चुन के आए थे, डेमोक्रेटिक तरीके से। सारी की सारी कांग्रेस कमेटी तो पटेल जी के पक्ष में थी। तो इनका तो पूरा इतिहास है ना कि कितने डेमोक्रेटिक तरीके से नेतृत्व उभरता है, वो पूरा का पूरा देश देख रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ता परिवार के पास रहनी है, मोहरा कोई भी रह ले। इसीलिए 3.5 साल से कोरस चल रहा था, त्वमेव माता पुत्रम त्वदेव, त्वमेव भगनी भ्राता त्वदेव, उसी में घूम रहे हैं। इसलिए 3.5 वर्ष में या इस बात पे निर्णय नहीं कर पाए, और आज तथा कथित रूप से अपना चुनाव की बात कर रहे हैं। वैसे ये इनका अंदरूनी मामला है, ये किसी को बनाएं किसी को बैठाएं, जो बिगाड़ें अच्छा करें जो करें, ये इनका नितांत अंदरूनी मामला है। क्योंकि ये अपने को 137 साल पुरानी पार्टी कहते हैं। इन 137 साल में कांग्रेस का नेतृत्व तो कई बार देश की जनता की नजरों में नायक बना, कई बार खलनायक भी बना, मगर हास्य या उपहास का पात्र पहली बार बना है जब कोई गंभीरता से न ले रहा हो। वो चुनौती इस समय कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी है। ठीक है, जवाब लीजिए। रोहन जी ये कह रहे हैं कि मोहरा कोई भी हो लेकिन सत्ता तो गांधी परिवार के पास ही रहेगी। देखिए अदिति जी, जिनको जनता ने, देश की जनता ने 60 साल तक नकारा हो, उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला है, पर बौखलाहट देखिए इनकी। आज कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, हर भाजपाई बौखलाया हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा से हर भाजपाई बौखलाया हुआ है। अरे किसी की हिम्मत है कि आप चल के दिखाइए 25 किलोमीटर, एक दिन तो चल के दिखाइए जनता के लिए। और हम लोग किस चीज के लिए चल रहे हैं? जनता के मुद्दों के लिए चल रहे हैं। बेरोजगारी की बात हो, गरीबी की बात हो, महंगाई की बात हो, क्यों भाजपा इन मुद्दों पे चर्चा से डरते हैं? क्योंकि उन्होंने जनता को लूटा है। जो 70 साल में बना था वो 8 साल में बेच बेच के खा जाने वालों को हमको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। इन्होंने काफी बात की है, इतिहास के एक्सपर्ट हैं सुधांशु जी। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, गडकरी जी की क्या गलती थी, उनको निकाला गया? येदुरप्पा जी उनसे बड़े हैं, करप्शन में मास्टर है, उनको लिया जाता है, और गडकरी जी को निकाला जाता है, शिवराज सिंह चौहान को निकाला जाता है। क्यों?
क्योंकि उनके वहां पे एक ही व्यक्ति की चलती है। अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो आपको निकाला जाएगा। लोकतंत्र की कहीं पे जवाब नहीं है। यही लोग कहते हैं कि गडकरी जी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्री हैं, तो उनको क्यों हटाया गया? ठीक है, आपका अपना सवाल है, आपका अपना सवाल है, लेकिन जवाब मैं लूंगी सुधांशु जी से प्लीज। लेकिन सुधांशु जी, कांग्रेस पर सालों से राजनीतिक आरोप यही लगा कि वो परिवार के बाहर सोच नहीं पाती है। कांग्रेस के लिए ये उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बन गया और विरोधियों के लिए उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी बना। बीते दिनों के प्रधानमंत्री मोदी के, होम मिनिस्टर अमित शाह के और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के बयान आज आपको सुनने चाहिए। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे सवाल है। भाई भतीजावाद, और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। बाप की बात, बेटा बेटा कैसा है दिखना ही नहीं। बेटा ठीक नहीं, दूसरा तो दामाद की लाइन लगा कर बैठे और अगर कोई नहीं है तो खाली रहेगा, मगर वोट भी आएगा नहीं। सारी राजनीतिक पार्टी परिवारवाद में देखते थी, मगर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के जब नेता बने और लोगों के सामने सुशासन का मंत्र रखा, तब परिवारवाद उखाड़ उखाड़ कर इस देश की जनता ने फेंक। कांग्रेस पार्टी, ये भूपेश बघेल, ये लोग कोई विचारधारा की पार्टी नहीं चला रहे हैं। ये भूपेश बघेल भी भाई बहन की पार्टी को चला रहे हैं, भाई बहन की पार्टी, और किसी की पार्टी नहीं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। और सुधांशु जी लगातार हमारे साथ है। सुधांशु जी, ये सवाल थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था संगीत रागी से भी। सवाल यही है, अगर अशोक गहलोत या शशि थरूर में से कोई भी कांग्रेस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, वो इलेक्शन जीत लेता है, तो फिर आप परिवार पर हमला कैसे करेंगे? आपका जो मेन अटैक रहा वो तो रहा परिवारवाद के इर्द गिर्द ही, तो वो मुद्दा तो आपके हाथ से निकल जाएगा ना। देखिए, हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले मोतीलाल वोरा जी कार्यकारी अध्यक्ष थे कि नहीं थे, इसीलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि कांग्रेस का स्वतंत्रता से पहले से लेकर आज तक का इतिहास देख लीजिए। यहां तक कि नेहरू जी कब अध्यक्ष बने थे? 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, मोतीलाल नेहरू जी हटे और जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो 90 वर्षों से सीधा परिवार का प्रभाव दिख रहा हो ऐसा। और याद करिए, आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ कांग्रेस का, तो पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बन गए। नेहरू जी के कैंडिडेट कृपलानी जी थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में कृपलानी जी को 57 में इस्तीफा देना पड़ा। और अगर परिवार के खिलाफ कोई आया तो कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू। मैंने बचपन में अटल जी की एक स्पीच सुनी थी, उन्होंने बोला था कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। वर्तमान कांग्रेस भी तो 1979 में कांग्रेस आई के रूप में आई थी। अच्छा, फिर आप देखिए उसके बाद शरद पवार क्या बने? कांग्रेस से ही बने हैं। तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से ही बनी है। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से ही बने हैं। तो इनके यहां तो अगर आपने परिवार की बात नहीं सुनी तो वो गए। और हमारे यहां, मैं भाजपा नहीं जनसंघ के जमाने से कह रहा हूं, 1951 से लेके आज 71 वर्ष हो गए, एक बार भी पार्टी का वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। यदि कोई नेता किसी कारणवश पार्टी से छोड़ के गए तो वो वापस उन्होंने महसूस किया कि पार्टी में ही उनको मान सम्मान मिला। रोहन गुप्ता जी बता दें, हम एक नहीं दर्जन नेता आपको बता देंगे। वर्तमान राजनीति में आधा दर्जन नेता है जो आपकी पार्टी से बाहर निकल के गए और अपने राज्यों में उनका कद आपकी पार्टी से बड़ा है। हमारे यहां एक ऐसा नेता बता दीजिए। ठीक।